मेजर इशू बनाया हुआ कश्मीर का इशू है। कश्मीर वाले तो अब पाकिस्तान की साइड पे आने ही नहीं चाहते, वो तो फ्रीडम चाहते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाज़ा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफत चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीजनेबल बात थी। 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा हब बन रहा है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। हमसे इंडिया अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वाघा बॉर्डर पे है। हर चीज एक छोटी से छोटी, कहते हैं ना, प्याज से लेके हथियार तक हम इंडिया से खरीद बात करते हैं। लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का? क्या एससीओ और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का। बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 में इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। हमसे इंडिया अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वाघा बॉर्डर पे है। हर चीज एक छोटी से छोटी, कहते हैं ना, प्याज से लेके हथियार तक हम इंडिया से खरीद सकते हैं। ये वेस्ट की ऐसी कौन सी पावर है जो हम दो कंट्रीज को एक इकट्ठा नहीं होने दे रही? हमारे बीच हम कोई बाय बर्थ या बाय नेचर तो एनिमीज तो नहीं है, लेकिन एनिमीज बनाए गए हैं ना। हाँ। वेस्ट की पावर नहीं है, पता नहीं आप ये चैनल पे चलाएंगी नहीं? मैं चलाऊंगी। सारा हाँ। रोल मिलिट्री का है। मिलिट्री का असल में 47 से लेकर अब तक हमेशा मिलिट्री ने रोल किया है। फ्रंट फुट पे कोई और रहा है, चेहरे कोई और रहे हैं, लेकिन बैक साइड पे हमेशा मिलिट्री ने रोल किया है। मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। बाकी जो इन्होंने मेजर इशू बनाया हुआ कश्मीर का इशू है, कश्मीर वाले तो अब पाकिस्तान की साइड पे आने ही नहीं चाहते, वो तो फ्रीडम चाहते हैं। अब देखें ना, इंडिया है जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर पूरी दुनिया जान रही है, हाँ। उसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बेहतर की हैं, उनकी इकोनॉमिक्स के हवाले से, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर किया। तो ये कश्मीर वाला जो डायलॉग है या ये जो बात नहीं, ये तो ओल्ड मतलब डायलॉग हमारे अब्बा के ज़माने के होंगे। आजकल बच्चे ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं ना, ग्लोबली इससे ज्यादा की कर रहा है। तो हमें इस बात पे जरूर खुश होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके फ्लॉज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या होंगे। ठीक है। और दूसरा, जो हमारे ब्रदरहुड ममालिक है, जैसे बांग्लादेश है, ईरान है, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन जितने भी मुल्क हैं, इनके साथ हमें एक चेन ऑफ ट्रेड बनाना चाहिए। मुझे एससीओ से ये बड़ा सुनहरी मौका है कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम इतनी ट्रेड ये मुल्क करेगा और ये मुल्क इसको ये बेचेगा, ये उससे ये खरीदेगा। इससे खित्ते में अमन भी फैलेगा। लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात की है। मैं कहता हूँ मेरी नीयत भी बेहतर हो, यानी मेरे का मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज ये देखेंगे कि यार इधर तो पता ही नहीं, आज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, कल पता नहीं इमरान खान की होगी, बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये तो वहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीजनेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी। उनका एक अपना ब्लॉक है, जो ब्रिक्स है, वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाएगा। तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इंपैरेटिव था। IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है। ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं, उनको फाइनेंस कौन कर रहा है। ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा। सोचने का आज दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ दुश्मनी निभाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत आप पहले जैसा भारत नहीं है। ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारना जानता है। ये परिवर्तन इस 10 साल में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि भारत में कि साफ आप भारत का दोस्त बनना चाहता है, जिसके वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के कट्टर दुश्मन भी आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ दुश्मनी करके आप वो टिक नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत ने पहले 9/11 की हमलों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला, लेकिन
नरेंद्र मोदी आने के बाद भारत के ऊपर जितने बार भी हमला हुआ, भारत ने उसका पलटवार करने के लिए सोचने का। ब्रिक्स में रशिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ अलग से मीटिंग रखा है। इससे पता चलता है कि भारत का आज दुनिया में कितना बड़ा दबदबा है। भारत आज दुनिया का उभरता हुआ सबसे ज़्यादा अर्थनैतिक महाशक्ति बनने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है।